हे गाइस, विनय दिस साइड। तो ये आप लोगों के PYQ सीरीज रहेगी। इसमें हम कवर करेंगे सारा का सारा जितना भी आपका सीजे हुआ 2024 का, सारी शिफ्ट वाइज कवर करेंगे। ये आपका रहेगा 10 सितंबर का। 10 सितंबर का आपका पेपर है 2024 का और शिफ्ट आपकी 1 है। ऐसे हम सारे कवर करेंगे। 9 सितंबर सारी शिफ्ट, ऐसी फिर CHSL MTS सारे एग्जाम्स को हम कवर करेंगे। ये सीरीज आपके लिए गेम चेंजर रहेंगी। सिर्फ 20 से 22 मिनट की वीडियो रहेगी। आप लोगों ने अच्छे से देखना है, चाहे वोकैब हो चाहे ग्रामर हो, हर चीज अच्छे से डिस्कस करेंगे। पेपर में क्वेश्चंस को कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहला इडियम आता है आप लोगों के लिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ऑन द बॉल। ऑन द बॉल का मतलब क्या होता है? ऑन द बॉल का मतलब हम उस पर्सन के लिए यूज करते हैं जो जागरूक होता है, जिसे पता होता है मेरे आसपास क्या चेंजेस हो रहे हैं, और जागरूकता के साथ साथ उसके अंदर कुशलता भी होती है, ठीक है। मतलब उसे पता होता है क्या क्या चेंजेस मेरे आसपास हो रहे हैं और कैसे मुझे उन पे क्विकली रिएक्ट करना है, ठीक है। उसे हम ऑन द बॉल बोलते हैं। अनअवेयर ऑफ एनी चेंजेस, जैसे चेंजेस के बारे में नहीं पता हो, डेवलपमेंट्स, और लेजी टू रिएक्ट, और लेजी हो एकदम धीरे से रिएक्ट करे, नहीं। अवेयर ऑफ एनी चेंज और डेवलपमेंट, कोई भी चेंज हो उसके उसके बारे में पता हो और स्लो करता हो, नहीं। हमने बोला जिसके अंदर कुशलता हो, जो एकदम से क्विकली रिएक्ट करता हो। अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम, ठीक है भाई। पता हो उसे, जागरूक हो और एकदम से उसमें काम करता हो, क्विकली काम करता हो, उसे हम ऑन द बॉल कहते हैं। ये और सब गलत है, ठीक है। ये इडियम्स ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट इडियम्स है। नेक्स्ट है टिमिड। एंटोनियम बताना, हमेशा आपको एग्जाम में देखना है, पूछा गया एंटोनियम पूछा है, सिनोनियम पूछा है, और उस हिसाब से आपको काम करना है। तो एंटोनियम पूछा है किसका? टिमिड का। टिमिड का मतलब क्या होता है? देखो, टिमिड का मतलब होता है कावर्ड, COWARD, ठीक है। टिमिड का मतलब होता है जो पर्सन जो ब्रेव ना हो, नॉट ब्रेव, नॉट ब्रेव, जो क्या हो, डरपोक हो। टिमिड एक ऐसा बंदा भी है जो थोड़ा सा शाय है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो, मीक। मीक मतलब क्या होता है? देखो, मीक को ना कई लोग डरपोक के सेंस में ले लेते हैं। मीक बंदा डरपोक नहीं होता, थोड़ा शाई होता है, नर्म दिल का होता है, नर्म। मीक कौन होता है? वो पर्सन जो नेचर में सबमिसिव होते हैं, सबमिसिव। कई बच्चों को लगता है ये टिमिड भी मीक ही है, ये ही सबमिसिव है, नहीं। वो कैब में आपके सिनोनिम दिखा सकता है वो कि पास पास से जा रहे हैं, उसकी रेंज पास जा रही है, बट एग्जैक्ट मीनिंग बिल्कुल नहीं है। मीक मतलब होता है जो ओबे करे किसी को, जो सबमिसिव हो, जो नर्म दिल का हो, ठीक है। मीक, सबमिसिव इन नेचर, शाय हो, ठीक है। टिमिड इज डरपोक, एकदम कहते हैं ना बिल्कुल ही डरपोक टाइप का है, उसे हम कहते हैं टिमिड। कावर्ड, नॉट ब्रेव, ठीक है। इसको आप ये भी बोल सकते हो कैसे दिल का है ये है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड है, चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड, ये भी ध्यान रखना, CHICKEN, चिकन हार्टेड। दूसरा आपको पता होना चाहिए, अगर मैं इसके उल्टे की बात करूं, जैसे एंटोनियम पूछा उल्टा, तो एंटोनियम क्या होगा? यहाँ पे हम देख रहे हैं मीक, एंग्शियस, डेयरिंग, एंटोनियम चला जाएगा, यही आंसर है। डेयरिंग कौन होते हैं? जो एकदम बोल्ड हो, ब्रेव हो, जो ऑडेशियस हो, ऑडेशियस, AUDACIOUS, जिस वर्ड के पीछे OUS आ जाए वो आपके एडजेक्टिव होते हैं, ध्यान रखना। ऑडेशियस कौन होते हैं? ऑडेशियस मतलब होते हैं वो लोग जो बिल्कुल बहादुर हो, बोल्ड हो, ब्रेव हो। कैसा दिल हो उनका? उनका दिल हो एकदम लायन हार्टेड, लायन हार्टेड है। ये चिकन हार्टेड है, मुर्गी के दिल का डरपोक है। ये शेर दिल का लड़का है हमारा, शेर दिल का। ये क्या है? लायन हार्टेड है, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना। गट्सी हो, गट्सी हो, ये भी ध्यान रखना, GUTSY। आप बोल सकते हो निडर है, निडर है मतलब फियरलेस है। फियरलेस आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है, कई बार एग्जाम में आता है वर्ड इंट्रेपिड, INTREPID। इसका मतलब क्या होता है? वन हु इज फियरलेस, वन हु इज डोंटलेस, DAUNTLESS, जो निडर हो, निडर को बोलते हैं जो डरता नहीं है, ठीक है। अब वैसे तो आप बोलने लग जाओगे वैलेंट है, तो ये उन सब के अलग मीनिंग भी होते हैं। बहादुर तो होते ही हैं और अलग भी मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। करने को मैं पूरा भर सकता हूं, बट वो भी नहीं करेंगे हम, धीरे धीरे आपको सब कुछ सिखा देंगे, पेशेंस रखो। एंग्शियस मतलब जो चिंतित हो, जो बेसिकली नर्वस हो, वरीड हो, वरीड, ठीक है। स्पूकी कौन होते हैं? स्पूकी आपके वो लोग हो, स्पूकी का मतलब होता है डरावना। स्पूकी मतलब समथिंग दैट इज स्ट्रेंज हो, कोई भी चीज जो थोड़ी अजीब है और डरावनी है, जो फ्राइटेंड है, फ्राइटेंड, FRITENED, फ्राइटेंड हो, ठीक है। डरावनी हो और क्या हो? फ्राइटेंड हो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्पूकी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। इस सारे आपके ऐसे कवर होंगे। आंसर क्या चला गया आपका? डेयरिंग आंसर चला गया। नेक्स्ट देखते हैं हम। आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद सिंस आई एम बॉर्न। इसमें आपको एरर पहचानना था कि क्या होता है, क्या बोल रहा है वो। जब हम कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम यूज करते हैं, तो क्यों करते हैं? जैसे मैं अभी बोलूं कि मैं सुबह से, आप जैसे समझ लो कि कोई बंदा, मैं किसी के इंस्टीट्यूट गया, मेरे इंस्टीट्यूट भी कई बच्चे आते हैं मिलने के लिए, तो भाई वो बहुत टाइम से वेट कर रहे होते हैं क्योंकि मैं भी बिजी होता हूँ। या फिर समझ लो मैं किसी के यहाँ पे गया, तो मैं उसे क्या बोल रहा हूँ, उन सर से मैं मिला, तो वो मैं क्या बोल रहा हूँ सर को, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं उनको बोल रहा हूं सर मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं। क्या ये काम खत्म हो गया? नहीं हुआ, ये अभी भी चल रहा है, मगर किसी एक पॉइंट में थोड़ा सा पास्ट में स्टार्ट हुआ और क्या खत्म हो गया? नहीं, पास्ट में स्टार्ट हुआ तब भी चल रहा है और अभी भी चल रहा है। सुबह से वो मेरा वेट कर रहा था, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये ऐसे टेंसों के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं। उनकी क्या होती है, सब्जेक्ट के साथ आपका हैज हैव प्लस में V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में फॉर और सिंस, और इनके साथ कुछ ना कुछ पीरियड दे रखा होगा, फॉर और सिंस का यूज होगा। तो ठीक है, ये फॉर और सिंस का भी यूज मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा, बट पहले आप ये चीज समझो, ठीक है। चलो फॉर और सिंस भी देख लेते हैं। फॉर और सिंस यूज होता है आपका किसके लिए, किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मतलब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एग्जैक्ट के लिए, एग्जैक्ट जिसमें सर्टेनिटी शो हो रही हो, एग्जैक्ट हो। फॉर यूज होता है आपका पीरियड के लिए, पीरियड के लिए, या फिर आप बोल सकते हो ड्यूरेशन के लिए, ड्यूरेशन। जैसे मैं आपको बोलूं डैश इवनिंग, तो आपको पता है एग्जैक्ट इवनिंग की बात हो रही है, आप बोलोगे सिंस इवनिंग। जैसे मैं बोलूं डैश 8 PM, तो आपको पता भैया रात के 8 बजे की बात हो रही है, तो आप बोलोगे सिंस इवनिंग। यही मैं बोलता डैश 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए बोलता, तो आपको ये पता है कौन से 2 घंटे? नहीं पता, ये ड्यूरेशन है, तो यहां पर आप फॉर लगा दो। मैंने बोला डैश 9 डेज, 9 दिनों की बात हो रही है, कौन से 9 दिन? नहीं पता, तो यहाँ पे आप फॉर लगा दो। अगर यही मैं बोलता डैश ट्यूसडे, तो आपको पता है एग्जैक्ट ट्यूसडे की बात हो रही है, आप सिंस लगा दो। एग्जैक्ट चीजों के लिए सिंस, ड्यूरेशन के लिए फॉर। ये कुछ बेसिक चीजें थी, मैंने आप लोगों को समझा दी। अब कुछ अलग चीजें देखते हैं। अब हम यहाँ से क्या देखेंगे, ये क्या कह रहा है, आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद सिंस आई एम बोर्न। ठीक है, कि भैया मैं कब से रह रहा हूं, मैं तब से, जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से मैं यहाँ रह रहा हूं। तो भैया ये जब से मैं पैदा हुआ तब से, पैदा तो हो चुका है ना, ये तभी से तो रह रहा है। तो आई एम बोर्न क्यों है, ये तो पास्ट में होना चाहिए, सिंस आई वॉज बोर्न, सिंस आई वॉज। दूसरा आपको ये भी पता होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट प्लस में सिंस प्लस में सिंपल पास्ट की आपकी ट्यूनिंग चलती है। यहाँ पे सिंस वाला क्लॉज जो है वो सिंपल पास्ट में होना चाहिए। अगर कोई बच्चा ये सोचे सर हमने तो पढ़ा है आगे वाला प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज है, तो आपने एक चीज जरूर नहीं देखी होगी, कि आप मेरी बात ये ध्यान रखना जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है। पता नहीं ये थोड़ा विवाद भी हो सकता है, बड़ी बात समझो। अगर मैं कहीं पे बोल रहा हूं आई हैव बीन लिविंग हेयर, ध्यान से समझना, ठीक है, फॉर ऐसे लिख देता हूं सिंस चाइल्डहुड, इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहां पे रह रहा हूं चाइल्डहुड से, ठीक है। अगर ऐसा कोई टेंस हो जिस टेंस को मैं सेम मतलब यूज करके, टेंस को हम यूज करके सेम मीनिंग दे सकता हूं, ऐसा कोई टेंस है, वो टेंस पता है कौन सा है, वो टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब अगर मैं ऐसे बोलूंगा ना यहाँ पे आई हैव लिव्ड हेयर सिंस चाइल्डहुड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चाइल्डहुड से मैं यहाँ पे रह चुका हूँ, काम खत्म वतम नहीं हुआ यहाँ पर। इसका मतलब है कि चाइल्डहुड से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, ये बात मेरी ध्यान रखना। इसका सेम मतलब है ऊपर वाला, ये इसकी तरह नहीं है कि डेट आई हैव प्लेड क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, वो सब मत लगाना दिमाग यहाँ पे। ये छोटी सी चीज ध्यान रखना कि जब कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है, उसे दो चीजों से दिखा सकते हो, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो दुनिया को पता है, और एक और छुपा हुआ टेंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि कुछ वर्ब्स होती है जो हम आईएनजी में नहीं लिख सकते, वो हम किस में करते हैं, वो हम यूज करते हैं फिर अब उस टेंस को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर आपको ये बात नहीं भी समझ में आई हो और अगर आप बिगिनर हो तो इस चीज को छोड़ देना, इस पे आपको कुछ मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर होगी बात, कहानी समझ में आ रही है कि कैसे हमें क्या चीजें करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, सिंस आई वॉज बोर्न आपका करेक्ट आंसर है, बाकी सब आपका बेकार है, ठीक है। ये जो चीज मैंने समझाई है इसको मैं एक शॉर्ट में आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो बुक्स में गिवन है। बुक्स में ये गिवन है कि सिंस वाला रहेगा सिंपल पास्ट में, ठीक है, और ये वाला किस में रहेगा, ये वाला रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बट यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आपको नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस
आपको दे रखा है, बट मैंने आपको सेंस समझा दिया, अगर किसी को समझ में आ गया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। राइटिंग की दिक्कत मत देना, राइटिंग अभी ठीक कर दूंगा मैं, ठीक है। He has to be conscious of his public manners as he is a descendant of a reputed family in the region। भैया उसे ध्यान रखना पड़ेगा कि पब्लिक में किस तरीके से वो बिहेव करे, क्योंकि वो क्या है, वो वंशज है किसका, एक रेप्यूटेड फैमिली का, इस एरिया के, ठीक है। अब भैया यहाँ पे आपको स्पेलिंग एरर बताना है डिसेंडेंट की, तो डिसेंडेंट की आप स्पेलिंग बताओ कि डिसेंडेंट की स्पेलिंग सही क्या होती है, ठीक है। तो DECEN ये स्पेलिंग है, DIC गलत, ये स्पेलिंग है DIC ये गलत, ये स्पेलिंग है नहीं, तो डिसेंडेंट की स्पेलिंग होती है DESCENDANT। डिसेंडेंट का मतलब होता है एंसेस्टर, एंसेस्टर मतलब वंशज, वंशज, ये चीज ध्यान रखना, स्पेलिंग बहुत जरूरी है, एग्जाम में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, one word substitution, a small group of people who spend their time together and do not welcome other people into that group। देखो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं क्लीक। क्या बोलते हैं, क्लीक बोलता है। क्लीक एक ग्रुप ऑफ लोगों का होता है जिनकी सेम रुचि होती है चीजों में, जिनका सेम इंटरेस्ट होता है चीजों में, वो एक साथ मतलब अपना टाइम स्पेंड करते हैं, बट वो किसी बाहर वाले को अपना जो झुंड होता है अपनी मंडली में नहीं आने देते। एक ऐसी मंडली होती है इसमें सेम इंटरेस्ट के लोग होते हैं, ठीक है, वो किसी और को नहीं आने देते, इसे हम क्लीक बोलते हैं, और हम इसे बोलते हैं कोटरी। कोटरी, CO, दोबारा एक बार COTERIE, कोटरी बोलते हैं। स्क्वाड क्या होता है, जो पबजी खेलते हो 4 बंदों की स्क्वाड बन गई, पुलिस की स्क्वाड आ गई, ये होता है। एम्प्लॉयज आपको पता ही है। लॉबी क्या होता है, लॉबी जहां पर आप वेट कर रहे हो, किसी आप कहीं पर जाते हो किसी बड़े होटल में, तो उनकी लॉबी होती है जहां पे वो आपको ठहरने के लिए बोल देते हैं, वेट करने के लिए बोलते हैं, वो लॉबी होती है, इसमें इतना ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट, द मोरबी ब्रिज मिसहैप हैज लेफ्ट गुजरात इन अ डेप्लोरेबल स्टेज। हमेशा क्वेश्चन में पढ़ना है, जैसे वन वर्ड पूछा है, स्पेलिंग पूछा है, आगे क्या पूछा है, हमेशा पढ़ना जरूर है कि पूछा गया पेपर में। मैं आपको धीरे धीरे ये भी समझ दूंगा पेपर में कैसे करना है, ठीक है। तो मोरबी ब्रिज था, वहां पे कुछ मिसहैप का मतलब होता है, मिसहैप का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो गया कोई, मतलब बैड लक हो गया वहां पर, बैड लक मतलब अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया, ठीक है ना, उसे मिसहैप बोलते हैं। तो कुछ हुआ होगा, मोरबी ब्रिज वाला जो एक्सीडेंट था, जो भी घटना थी, उसने गुजरात को कैसे कर दिया, एकदम गुजरात को सैड स्टेट पे छोड़ दिया। डेप्लोरेबल का मतलब होता है एकदम ग्लूमी स्टेज, ग्लूमी, जिसमें आप क्या हो, एकदम अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट फील कर रहे हो, जिसमें आप क्या हो, एकदम सैड हो, डेप्लोरेबल। आपको डिजेक्टेड सा फील हो रहा हो, आप क्या हो, जुबिलेशन में हो। जुबिलेशन मतलब जश्न मना रहे हो, खुशी में हो, जुबिलेशन इज जश्न नहीं। आप कंप्लेनिंग कर रहे हो, कोई सेंस ही नहीं जाएगा। आप रिजॉइसिंग हो मतलब खुश हो, फिर रिजॉइस करो नहीं। डेस्पिकेबल मतलब घृणित एक तरीके से, ठीक है, एकदम बैड स्टेट में, एकदम अनप्लेजेंट स्टेट में, डेस्पिकेबल, ठीक है, डेस्पिकेबल इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका सिनोनिम, ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर। ट्रेम्बल का मतलब क्या होता है, देखो ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना, ट्रेम्बल का मतलब होता है शडर करना, SHUDDER, शडर करना मतलब थरथराना, शडर मतलब ध्यान रखना, और ध्यान रखना क्विवर, क्विवर, क्विवर का मतलब होता है कांपना। जैसे कोई अपना पैर बार बार थरथरा रहा है, ठीक है, यूं पैर हिला रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वो शडर हो रहा है, ठीक है। क्विवर इज आप जब डर से कांप रहे हो, ट्रेम्बल कर रहे हो, शिवर कर रहे हो, ठीक है। शिवर तो सबको पता ही है, ठीक है, ठंड से भी शिवर करते हो आप, तो शडर, क्विवर, ये वर्ड ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्रेम्बल का यूज होता है, ट्रेम्बल विद फियर, ट्रेम्बल के साथ विद भी आता है प्रेपोजिशन में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस सिनोनिम बताना था, करेक्ट आंसर हो गया शिवरिंग, और कुछ था ही नहीं। वीपिंग मतलब क्या होता है, वीपिंग मतलब होता है रोना। देखो वीपिंग मतलब क्या है, वीपिंग मतलब है रोना, ठीक है, बट इतना ध्यान रखना क्राइंग मतलब क्या होता है। अब आप बोलोगे सर क्राइंग मतलब ही रोना, क्राइंग मतलब होता है जब बच्चा चिल्ला चिल्ला के रोता है। वीपिंग मतलब बस रो रहा है, मेरे साथ ये हुआ हूँ, ऐसे करके जो बच्चा रोता है उसे वीपिंग कहते हैं। क्राइंग मतलब चिल्ला चिल्ला के रोना, ठीक है। रनिंग आप लोगों को पता ही है। इंटरप्रिट, इंटरप्रिट आई थिंक अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे करा था, बोल्ड एंड ब्रेव, फियरलेस, डोंटलेस, इंटरप्रिट आ गया, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे ऐसे मजा आएगा पेपर को करने में, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ वोकैबुलरी नहीं है, आप ये मान लो मोटा मोटा मैं मेरे कहने से पढ़ लो, जो मैं मेरे को बच्चे जानते हैं, ज्यादा मेरे को बोलने की भी, मैं बोलता भी नहीं ज्यादा। आप ये मान लो 4000 वोकैबुलरी में बस यही है, 3 से 4000 वोकैबुलरी सिर्फ प्रीवियस ईयर, और आपको कोई ब्लैक बुक करने की जरूरत नहीं। अगर कोई नया बच्चा है तो कोई ब्लैक बुक करने की जरूरत नहीं है, उसको समाधान मैं बता दूंगा, वैसा चलो एक पैटर्न में सब हो जाएगा।
नेक्स्ट आ जाऊं, आफ्टर द कंसर्ट वॉज ओवर, जब कंसर्ट ओवर हो गया तो फिर क्या हुआ, दे गो टू अ रेस्टोरेंट एंड हैड डिनर टुगेदर एंड टॉक्ड अंटिल मिडनाइट। एक दो लोग हैं, दो दोस्त है, वो कॉन्सर्ट में गए, उन्होंने देखा गायक ने गाना बजाया, कॉन्सर्ट चला, कॉन्सर्ट वाले सब चले गए। अब उसके बाद वो जब सब पास्ट की बातें हो रही हैं, उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, वो रेस्टोरेंट में जाएंगे, उसके बाद रेस्टोरेंट में गए, उसके बाद इन्होंने हैड डिनर, ठीक है, हैज हैव प्रेजेंट फॉर्म है, इनकी सेकंड फॉर्म क्या रहती है, हैड रहती है, थर्ड फॉर्म भी हैड रहती है। उसके बाद उन्होंने खूब बातें करी, देखो ईडी फॉर्म पास्ट आ रहा है, तो फिर ये पास्ट में क्यों नहीं है, गो टू अचानक से प्रेजेंट कैसे हो गया, सिंपल था, दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट, खत्म हो गई कहानी, ये एरर है आपका, क्या टाइम लगाए, बट समझाना है आप लोगों को। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, एक पर्सन जब आप जाते हो बुके लेने के लिए या फूल के लिए, तो माला वाला बैठा होता है, बुके वाला बुके बना रहा होता है, तो जो पर्सन फ्लावर्स को कट करे, उनको अरेंज करे, बुके बनाए और बेचे, उसे हम बोलते हैं फ्लारिस्ट, FLORIST, फ्लोरिस्ट नहीं है, फ्लारिस्ट है, ठीक है। गार्डनर वो है जो गार्डन का ध्यान रखता है, फ्लारिस्ट इज वन हु सेल्स फ्लावर्स, वन हु सेल्स और कट्स फ्लावर्स, गार्डनर इज हु टेक केयर ऑफ गार्डन, हु टेक केयर ऑफ गार्डन, GARDEN। आगे बात समझ। बॉटनिस्ट कौन होता है, बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट वो होते हैं जो स्टडी करते हैं, बॉटनिस्ट कौन होते हैं, वन हु स्टडीज, बॉटनिस्ट वन हु स्टडीज बॉटनी, या फिर वन हु स्टडी प्लांट्स, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉटनिस्ट। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट कौन होते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट वो लोग होते हैं जो, ऐसा ध्यान रखो, जो स्टडी भी करते हैं, वन हु स्टडी और ग्रोस गार्डन प्लांट्स, गार्डन प्लांट। जैसे मैं अभी आप लोगों को बताता हूं, अभी DSSB में एमसीडी में हॉर्टिकल्चरिस्ट की असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी निकली हुई थी, दिल्ली में एमसीडी होता है, ठीक है। तो एग्जाम कौन कंडक्ट करा रहा है, DSSB करा रहा है। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट का काम क्या है कि जितने भी आसपास पार्क हैं, जो पार्क होंगे बीच में, सोसाइटी पार्क, DDA के पार्क, उनमें क्या करना है, उनमें जाकर उनको मेंटेन करना है। जैसे DDA में भी एक हॉर्टिकल्चरिस्ट होता है, ऐसा ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, ये चीज ध्यान रखना, गूगल करोगे तो यही सब आएगा। रिन्यूएबल सोर्सेज, इसका आंसर आप लोगों को पता है क्या चला गया, फ्लारिस्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर विल रिप्लेस ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स एंड हेल्प रिड्यूस कार्बन एमिशंस। देखो बात समझो मेरी, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि क्या बोल रहा है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल मतलब जिनको आप रीयूज कर पाओ, रिन्यूएबल एनर्जी जो सोलर और विंड पावर है वो रिप्लेस कर देगी ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल और हेल्प करेगी कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने में, ये बोल रहा है। बट विल रिप्लेस्ड मतलब, अब एक बार एक बच्चा, मैं ऑफलाइन सेंटर पढ़ाते, बच्चा लेके कह रहा सर यहाँ पे ना इन्होंने ना विल रिप्लेस को काट के रिप्लेस को विल रिप्लेस कर दिया, सर यहाँ पे बी की फॉर्म आएगी विल बी रिप्लेस्ड, क्या सेंस था। अब देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, मैंने बोला आई विल रिप्लेस, कोई भी एग्जांपल लो, आई विल रिप्लेस रोहन, आई विल रिप्लेस रोहन, तो इसका मतलब क्या है, मैं रोहन को रिप्लेस करूंगा, मैं रिप्लेस कर रहा हूं रोहन को, ठीक है। और अगर मैं ये बोल दूं, देखो क्या छोटी चीज, मैं बोल दूं आई विल बी रिप्लेस्ड, तो इसका मतलब है कि मुझे रिप्लेस करा जाएगा, मैं रिप्लेस कर रहा हूं किसी को नहीं, ऊपर वाले सेंटेंस में मैं रोहन को रिप्लेस कर रहा हूं, आई विल बी रिप्लेस मतलब मुझे कोई, मतलब मुझे रिप्लेस करेगा, मैं रिप्लेस हो जाऊंगा। और अगर मैं ऐसे कर दूं इसे, आई विल बी रिप्लेस्ड बाय रोहन, तो भैया मैं होगा कि मुझे रिप्लेस कर दिया जाएगा, मतलब मेरी जगह कौन ले लेगा, रोहन ले लेगा, मुझे रिप्लेस करा जाएगा रोहन के द्वारा। अगर आप ऐसे बोल दोगे विल बी रिप्लेस, तो आप ये कह रहे हो कि रिन्यूएबल एनर्जी रिप्लेस हो गई, कोई सेंस ही नहीं। आप बोल रहे हो कि रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्सेज है सोलर और विंड, जैसे सोलर इलेक्ट्रिसिटी, ये सब ये रिप्लेस करेंगी ट्रेडिशनल चीजों को और रिड्यूस करेंगी। तो यहाँ पे तो नॉर्मल फ्यूचर टेंस यूज होना चाहिए था, विल रिप्लेस। क्लियर हो गई बात, अगर समझ में आ गया हो तो जरूर बता देना। लाइक और शेयर के लिए मैं ज्यादा बोलता नहीं, ठीक है। क्या कह रहे सर, अलग ही बात चल रही है, तो देखो मजे लेते रहने चाहिए थोड़े। आगे देखो PQRS है, PQRS में अगर आप ऐसे देखें कि बट पहले नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, तो वो भी चीजें मैं आपको समझा दूंगा, बट थोड़ा सेंस से चलना। आ जाओ पहले पूरा पढ़ो। मोर चिल्ड्रन गो टू स्कूल दैट एट एनी टाइम इन द पास्ट, बट मोर चिल्ड्रन टुडे आर आउट ऑफ स्कूल देन एनी टाइम इन द पास्ट। मतलब वो कह रहा है ज्यादा से ज्यादा बच्चे अब इन दिनों, पास्ट से कंपैरिजन में इन दिनों क्या स्कूल जाते हैं, बट फिर वो ये भी कह रहा है मगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं आज स्कूल नहीं जाते, आर आउट ऑफ स्कूल, स्कूल से बाहर रहते हैं, ठीक है, मतलब स्कूल नहीं जाते। क्या मतलब है इसका, दोबारा, बट इट इज नॉट इनफ टू ब्लेम द हाई बर्थ रेट। अब इसको, इस चीज को हम इस पर ब्लेम नहीं कर सकते कि भैया जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बर्थ रेट हाई है,
इंडीड इट कैन बी रीजनली आर्ग्यूड एट कंटिन्यूड। देखो आपने जो बोला मोर चिल्ड्रन, ये कोई सेंस नहीं दे रहा कि स्टार्टिंग में आए, बट अरे लेकिन कोई सेंस ही नहीं दे रहा, पहले कोई चीज इंट्रोड्यूस तो बी वाला तो कट गया, ए वाला भी कट गया, बच्चा सी डी वाला पढ़ लो। इंडीड इट कैन बी रीजनेबली आर्ग्यूड एट कंटिन्यूस मास इलिटरेसिटी इज नॉट द रिजल्ट बट द कॉज ऑफ द बर्थ। ये कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग अनपढ़ हैं, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, वो इज नॉट द रिजल्ट, वो रिजल्ट नहीं किस चीज का, वो ही क्या है, रीजन है, कॉज है किसका, जनसंख्या बढ़ रही है उसका। अब यहां से पढ़ते तो क्या लिखा, देयर आर, जैसे हम बोलते हैं ना देयर इज अ किंग, हम स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में आप देयर आर का यूज कर सकते हो। देयर आर मोर लिटरेट पीपल इन इंडिया टुडे, यही है आपका डी, कहानी हो गई खत्म। डी ए बी सी इसका आंसर, बस पढ़ लेते हैं, ठीक है। देयर आर मोर लिटरेट पीपल इन इंडिया, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं आजकल इंडिया में टुडे देन इवन बिफोर, पहले से, ठीक है ना, अभी पढ़े लिखे। बट देयर आर ऑल्सो मोर इलिटरेट देन बिफोर, भैया पढ़े लिखे लोग तो अब हैं ही पहले के कंपैरिजन में, बट अनपढ़ लोग भी ज्यादा हो गए हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, बोल तो सही रहे हैं, बट ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि कह रहा है, फिर आगे इस सेंटेंस को कंटिन्यू करेगा, ये करेगा इंडीड, हालांकि रीजन बता देगा नहीं, ये बट करेगा नहीं, कि ये बोल रहा है कि कुछ बच्चे जो है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास से स्कूल जाते हैं, कुछ बच्चे पास से कंपैरिजन में स्कूल से बाहर रहते हैं, डी ए हो गया। इसके बाद बी, लेकिन ये ब्लेम, इट इज नॉट इनफ टू ब्लेम द हाई बर्थ ऑफ, ये नहीं कि ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, अब बर्थ रेशो बढ़ रहा है, हाई बर्थ रेट है, तो इसलिए ये रीजन है, इसलिए हम इस चीज को ब्लेम नहीं करेंगे, इट इज नॉट इनफ टू ब्लेम, यही नहीं है, क्या है, अब देखो आगे बोल रहा है, इंडीड इट कैन बी द रीजनेबली आर्ग्यूड एट कंटिन्यूस मास इलिटरेसी इज नॉट द रिजल्ट बट द कॉज ऑफ हाई बर्थ। ये बोल रहा है कि बढ़ती जनसंख्या, मास इलिटरेसी, ठीक है, जो रिजल्ट नहीं है, बढ़ती मतलब ऐसा नहीं है कि जनसंख्या हमारी बढ़ रही है तो उसकी वजह से मास इलिटरेसी हो, ये नहीं, वो कह रहा है कि लोग पढ़े लिखे नहीं है, इस वजह से हमारी जो हाई बर्थ रेट है वो बढ़ रहा है। अगर लोग पढ़े लिखे, इस चीज को समझो, लोग पढ़े लिखे होंगे, न्यूक्लियर फैमिली में होंगे, पढ़े लिखे होंगे, उनके बाद पता होगी भाई हमारी जितनी इनकम होगी तभी तो हम बच्चों को पढ़ा लिखा पाएंगे, तो फिर कम बच्चे पैदा होंगे, दो ही बच्चे रखेंगे, अननेसेसरी एक एक फैमिली में चार पांच बच्चे नहीं होंगे। समझ रहे हो बात आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो ऐसे पूरा पढ़ लेना सब, वैसे तो अभी तक आपको डीएबीसी में पढ़ लोगे, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट, ही ट्राइड टू एलिविएट द सफरिंग्स ऑफ, एलिविएट का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना, रेड्यूस कर देना। आप कोई गुस्सा है, आप उसे कम कर रहे हो, आप उसे शांत कर रहे हो, आप उसे काम कर रहे हो, आप उसे पेसिफाई कर रहे हो, PACIFI, आप उसे सूद कर रहे हो, आप उसे मॉलिफाई कर रहे हो, मॉलिफाई, आप उसे क्या कर रहे हो, आप उसे एलिविएट कर रहे हो। अब इसी का उल्टा क्या होगा, इसी का उल्टा होगा और बढ़ा देना, बद से बदतर बना देना, एग्रवेट कर देना, एग्रवेट। आपको सिनोनियम बताना, सिनोनियम क्या, स्वेल करना, स्वेलिंग हो जाना, फूल जाना नहीं, ऐड कर देना, की चीज में ऐड करना नहीं भाई, कम करना, रिलीफ करना, रिलीफ करना इज योर आंसर। इंटेंसिफाई मतलब और मैग्नीफाई कर देना, और बढ़ा देना, ठीक है। नेक्स्ट, शी वॉज इलेटेड अबाउट हर प्रमोशन, इलेटेड का मतलब होता है बहुत खुश, इलेटेड मतलब है चीयरफुल, इलेटेड मतलब है चीयरफुल, मतलब इलेशन, इलेशन एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है एट द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, बहुत ही ज्यादा खुश, एट द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, एट द स्टेट ऑफ ब्लिस, BLISS, ब्लिस, ब्लिस में होना, यूफोरिया में होना, EUPHORI, यूफोरिया में होना, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं कि बहुत ज्यादा खुशी में होना, एक्सटेसी में होना, ECSTASY, ठीक है। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर वर्ड है जो हम अपने ऑफलाइन सेंटर्स में भी काफी सालों से पढ़ाते आ रहे हो, यही यहाँ से रिपीट होते रहते हैं। जैसे ग्ली वर्ड है, ग्ली, मर्थ है, GLEE, इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, ब्लिस। तो इलेटेड मतलब बड़ी खुश थी वो, अब उसका प्रमोशन हुआ, ठीक है। और जो उसकी कलीग थी जो उसके साथ काम करती थी, देखो कलीग की स्पेलिंग भी बहुत पूछते हैं एग्जाम में, कलीग की स्पेलिंग क्या है, COLLEAGUE, ठीक है, GUE, ये भी ध्यान रखना ये स्पेलिंग। और जो उसकी कलीग थी जो उसके साथ काम करती थी वो डिसहार्टेंड थी, वो सैड थी, वो डेप्लोरेबल थी, सैड थी, तो चीयरफुल होगा, आंसर चीयरफुल होना चाहिए था अगर ये आपका सिनोनियम होता, बट नहीं है। डिलाइटेड मतलब भी खुशी, आपको एंटोनियम बताना है अपोजिट, एंटोनियम बताना मतलब डिस्करेज्ड है, डिस्करेज्ड, डिस्करेज्ड मतलब सैड है, डिजेक्टेड है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट है इक्विवोकल। हेलो हेलो हेलो, नेक्स्ट क्या आपका इक्विवोकल। इक्विवोकल क्या होता है, इक्विवोकल होता है एक अनक्लियर स्टेज में होना, अनक्लियर जो क्लियर ना हो, समथिंग दैट इज वेग, वेग, समथिंग दैट इज ऑब्सक्योर,
OBSCURE। ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो चीज पढ़ने में मुश्किल हो, जो चीज समझने में मुश्किल हो, डिफिकल्ट हो, ऑब्सक्योर हो, ठीक है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो। इक्विवोकल का मतलब क्या है, अनक्लियर है, वेग है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। एम्बीवेलेंट है, वेलेंट, एम्बिगुअस नहीं, एम्बिगुअस भी, एम्बीवेलेंट है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, ठीक है, ये करें या ये करें, इसको हम बोलते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं एम्बिगुअस से। देखो, एक पहला मतलब होता है समथिंग दैट इज अनक्लियर, थोड़ा सा हेजी टाइप का, कि समझ में नहीं आ रहा क्या करे, हेजी, HAZY, हेजी। एक हेजीनेस वो भी होती है जब आप गाड़ी चलाते हो और धुंध जम जाती है, तब भी समझ में नहीं आता क्या करे, वो हेजीनेस हो गया। और एक एम्बिगुअस का मतलब होता है वन और मोर पॉसिबल मीनिंग, वन और मोर पॉसिबल मीनिंग, कि किसी का एक से ज्यादा मतलब हो, ठीक है, दो से ज्यादा मतलब, दो मतलब तो हो ही किसी चीज के, दो से ज्यादा, टू और मोर पॉसिबल मीनिंग, उन वर्ड्स को भी हम एम्बिगुअस कहते हैं। और वैसे भी एम्बिगुअस का मतलब हो गया जो चीज अनक्लियर हो, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब किसी चीज का रिप्रेजेंटेटिव बैलेंस, आपको पता है, एम्बिगुअस इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, ये ना पेपर में ऐसा भी आता है अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल करके, और इस अनइक्विवोकल का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा आपका क्लियर, क्लियर, एकदम, जो चीज एकदम क्लियर। ये चीज ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। आंसर क्या हो गया, एम्बिगुअस इज योर करेक्ट आंसर, ऊपर आपने सिमिलर वर्ड बताना था। नेक्स्ट है, अब आ गया एक्टिव पैसिव। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज ग्रैब्ड बाय द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया। वॉज ग्रैब्ड, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस टेंस में आता है, सिंपल सा देखो, वो आता है आपका सिंपल पास्ट टेंस में। ये पैसिव दे रखा, आपको एक्टिव बनाना है। सिंपल पास्ट में क्या आता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बस ये देख लो। द बिगेस्ट कंपनी उठ के आगे आ जाता है, भाई सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होती है ना, तो पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और बाय प्लस सब्जेक्ट इधर आ जाता है। आपने क्या करना है, यहां से रिवर्स करना है, ये पूरा इधर आ जाएगा। बस देख लो V2 कहां पर है, सब्जेक्ट आ गया, V2 कहां है, V2, ये V2 है, ग्रैब्स, ये तो V1 प्लस ऐसे गलत हो गया, ये विल प्लस V1 है गलत, ये V3, V2 ये रहा, ग्रैब्ड द कॉन्ट्रैक्ट, यही आपका आंसर हो गया, खत्म कहानी, कुछ करना ही नहीं था, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, I am dash about whether to accept the job offer or continue freelancing. Both options have their advantages. भाई मैं कंफ्यूज हूं, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, मैं कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में हूं कि भाई मैं क्या करूं, अपनी जॉब एक्सेप्ट कर लूं या कंटिन्यू करूं। जो फ्रीलांसिंग वर्क मैं करता हूं, फ्रीलांसिंग में मुझे अपना भी टाइम मिल जाता है और मैं उसमें भी आगे बढ़ रहा हूं, और दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस है, मैं क्या करूं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कटिंग कॉर्नर्स, बिल्कुल नहीं। कटिंग कॉर्नर्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज की आप कॉस्ट कटिंग करके, वो कहते हैं ना जुगाड़ू तरीके से काम कर देना, चीपेस्ट वे में आप उस चीज को कर दो। भाई इसका कोई जुगाड़ बता दो, कटिंग कॉर्नर जुगाड़ू वे में काम हो जाए, चीपेस्ट वे में काम हो जाए, ऐसे समझो। लेफ्ट आउट इन कोल्ड, ठीक है, आपके घर में आपके मामा जी है, आपकी नहीं बनती थी, आपने गेट ही नहीं खोला, बाहर ठंड थी, वो लेफ्ट आउट हो गए, मतलब आपने क्या करा, उनको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, टू कंप्लीटली इग्नोर समझो, लेफ्ट आउट कर देना। अप इन आर्म्स का मतलब होता है, जैसे मैं बोलूं आई वॉज अप इन आर्म्स अबाउट माई रिजल्ट, बिकॉज ऑफ माई रिजल्ट, अबाउट माई रिजल्ट। तो अप इन आर्म्स का मतलब है एंग्री और अपसेट, एंग्री और अपसेट होना। ऑन द फेंस का मतलब होता है कि आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि हम यहां जाए यहां जाए। जैसे आज की जनरेशन में समझ लो, मैं कई बार अपने ऑफलाइन सेंटर में एग्जांपल देता हूँ, समझ लो एक लड़का है, अब उसकी ये वाली लड़की भी दोस्त है या ये लड़की भी दोस्त है, अब वो बेचारा कंफ्यूज है, ऑन द फेंस है कि मैं इससे दोस्ती करूं, मैं इससे दोस्ती करूं। समझदार आप हैं, आप समझ रहे हो, किसी से दोस्ती मत करो, पढ़ाई कर लो, या वाइस वर्सा देख लो, ठीक है ना। तो भैया वो कह रहा मैं इससे करूं इससे करूं, ये मेरी पुरानी दोस्त है, ये मुझे अभी नया नया समझती है, ऑन द फेंस है। दोनों चीजों के अपने अपने एडवांटेजेस है। मतलब आप एक समझ लो, आप इधर भी जाना चाह रहे हो, इधर भी जाना चाह रहे हो, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप अनडिसाइडेड रह रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ऑन द फेंस है, नॉट एबल टू डिसाइड, ठीक है, वेयर टू गो, इधर इधर इधर, ठीक है ना। अच्छा एग्जाम्पल है, समझ में आ गया होगा, जनरेशन आजकल की ऐसी भटकी हुई है। नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, जो ये IAS IPS है, इनके द्वारा गवर्नमेंट अगर करी जाए तो उसे हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्रेसी
एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट। क्रेसी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है गवर्नमेंट, ठीक है। और मोनो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है सिंगल। वैसी बाय आपका रूट वर्ड है जिसका मतलब है टू। गैमी GAMY पूरा सुन लेना, गायनी नहीं है वो, गैमी है। गैमी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है मैरिज। वैसी गायनी, गायनी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है रिप्रेजेंटेटिंग फीमेल, ठीक है। फोबिया मतलब क्या है, फोबिया मतलब है आपका फियर, ये तो आपको पता ही है। डेमो, डेमो मतलब है आपका पब्लिक। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला DEMOPHOBI है, डेमोफोबिया। मतलब इसका मतलब क्या, फोबिया मतलब फियर, तो आप बोलोगे फियर, फियर अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, फियर ऑफ डेमो, डेमो मतलब पब्लिक, फियर ऑफ पब्लिक इज कॉल्ड डेमोफोबिया। फियर ऑफ पीपल, पब्लिक मतलब पीपल, पब्लिक प्लेसेस नहीं है ये, वो क्लेस्ट्रोफोबिया, एगोराफोबिया। क्लेस्ट्रोफोबिया एक वर्ड आपके पेपर में आ जाता है, देखो क्लेस्ट्रो, क्लेस्ट्रो का मतलब होता है कन्फाइंड प्लेसेस, CONFINED, कन्फाइंड प्लेसेस मतलब बंद जगह, क्लोज्ड प्लेसेस, क्लोज्ड प्लेसेस, क्लोज प्लेस। तो एक आपके पेपर में एक ये क्वेश्चन आ जाता है क्लेस्ट्रोफोबिक या क्लेस्ट्रोफोबिया, क्लेस्ट्रोफोबिक। तो फोबिक मींस, फोबिया मींस डर, फियर ऑफ, फियर ऑफ बंद जगहों से डर, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस, क्लोज। तो आपको कमेंट करके ये बताना है अगोराफोबिया का मतलब क्या है, AGORAPHOBI, अगोराफोबिया का मतलब बताना। तो डेमोफोबिया मतलब फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस नहीं, फियर ऑफ पब्लिक, फियर ऑफ पीपल। वैसी बाय मतलब दो, अगर कहीं पे लिखा आ जाए बायगैमी, बायगैमी मतलब टू मैरिज सिस्टम, जहां पे दो मैरिज होती है। देखो बाय मतलब टू, टू, और गैमी मतलब मैरिज, टू मैरिज सिस्टम। क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, ये चीज ध्यान रखना। वहीं पे लिखा हो प्लूटो, प्लूटो मतलब होता है वेल्दी लोग, पैसा, पैसा पैसा करती है वेल्दी लोग, मनी, वेल्थ, वेल्थ को दिखाता है प्लूटो, ठीक है। अब देख लो क्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, ठीक है। मोनार्क मतलब होता है जो राजा या क्वीन हो उसके द्वारा गवर्नमेंट, किंग, गवर्नमेंट बाय किंग, लिख लेना, नोट्स बना लेना। प्लूटोक्रेसी मतलब होता है क्रेसी इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बाय वेल्दी पीपल, एक एरिया के वेल्दी लोगों का झुंड मिलकर जब सरकार चला ले उसे प्लूटोक्रेसी कहते हैं। आगे बस समझ में, किसी को दिक्कत तो नहीं है, और एक्स्ट्रा चीजें भी मिल गई होंगी, इनको भी नोट कर लेना, ठीक है। आ जाओ, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपका आंसर क्या होगा इसमें, आंसर होगा ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है, करेक्टली कंसेंसस, कंसेंसस मतलब होता है एक मत, मतलब यूनिसन होकर, यूनिसन, कंसेंसस मतलब इकट्ठा होकर कोई डिसीजन लेना, CONSENSUS, यहां पर S होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप, एंथ्रोप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल सही है, ये आपका सही है। कलीग, कलीग की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है, क्या स्पेलिंग होती है, COLLEAGUE, और यही कलीग शायद अभी हमने यहां पर देखा था, मेरे हिसाब से ये यहां पर देखो एक कलीग आ गया, ये स्पेलिंग देखो यहां पर मैंने आइडेंटिफाई कर दिया था, क्योंकि हमारा डेली हम प्रीवियस ईयर एनालिसिस करते रहते हैं तो हमें पता ही है। कलीग भी देखो एग्जाम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो की स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है या ये होती है, अच्छे से लिख देना। बिजार का मतलब होता है स्ट्रेंज, BIZARRE, स्ट्रेंज या कोई चीज अनयूजुअल हो, स्ट्रेंज विचित्र या अनयूजुअल, अनयूजुअल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। कंसेंसस मतलब यूनिसन, एक मत, यूनानिमसली एक मत होके कोई डिसीजन लेना, कंसेंसस, ठीक है। चलो, एंटरप्रेन्योरशिप आपका करेक्ट आंसर है, यही है। नेक्स्ट है आपका अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, जहां पे फ्रूट ट्रीज उगाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्चर्ड, ORCHARD, ठीक है। गार्डन आप लोगों को पता ही है, जहां हम घूमने जाते हैं। ये बड़ा अच्छा वर्ड है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है की, कोया नहीं, की, इसको क्या बोलते हैं, कोया, कोया मत करना, इसे बोलते हैं की को हम क्या बोलते हैं, की को हम बोलते हैं घाट, की को हम बोलते हैं वो तट जहां पर रिवर्स वगैरह में जो नाव घाट, जहां पर नाव को पार्क करा जाता है साइड में, जहां पर फिर लोग उतरते हैं, सामान उतारा जाता है, गुड्स और स्टोर उतारे जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं की, ठीक है। ये वर्ड ध्यान रखना, ठीक है ना। एक और वर्ड है की से रिलेटेड, वो क्या है आपका, वाफ, वाफ, WHA, वर्ड इंपॉर्टेंट थे, नए वर्ड हैं ये, SSC में ध्यान रखना, कहीं आगे पूछ ले, म्यूजियम आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट, बाय हुम वॉज ग्रामर टॉट टू यू, बाय हुम, पहले बात तो हमने कई बार देखा होगा कि आप ये बताओ वॉज प्लस वर्ब, वॉज और वर
और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, अभी समझाया था मैंने आपको, वो आती है आपका पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। पहले बताओ ये क्या पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। डिड ही टीच यू ग्रामर, तो देखो ये पास्ट इंडेफिनिट का ही क्या है, इंटेरोगेटिव है, क्योंकि उसमें डिड आ जाता है। अभी इसको रख दो, अभी मैं बताता हूँ। हु यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, हु हैड प्लस V3 तो पास्ट परफेक्ट हो गया, हु हैड टॉट यू ग्रामर, गलत है भाई। हमें क्या करना है, ये पैसिव दे रखा है, इसे एक्टिव में लिखना है। पैसिव में यहाँ पे हमने देखा वॉज और लगाकर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जा रही है, ठीक है। तो हमें इसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, एक्टिव में। फिर क्या है आपका, फिर यहाँ पे वर आ गया, वर टॉट वॉज V3 आ रहा है, ये तो होगा नहीं, ये तो खुद ही पैसिव में लिख दिया, ये भी गलत हो गया। हमें तो एक्टिव में चाहिए, हमें सिर्फ और चीज चाहिए सब्जेक्ट और V2 लिखा हो। सब्जेक्ट और V2 का है, ये रहा हमारा सब्जेक्ट और ये रहा हमारा क्या, V2। क्लियर है बात। अब आ जाओ जरा इसका बनाते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। आओ, आप सबसे पहले ध्यान रखो, एक तो आपने ऐसे पकड़ा, दूसरी बात आप ध्यान रखो यहाँ पे कहीं पे डू दे रखा है क्या, डू दे रखा हो जिसका मुझे डिड बनाना हो। यहाँ पे तो ऑलरेडी बाय हुम दे रखा है, ठीक है, कि किसके द्वारा तुम्हें ग्रामर जो है वो टीच करी जाए, आप मतलब पढ़ाई गई, तो आप बोलोगे विनय द्वारा, विनय सर द्वारा, ठीक है। आप एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जिसको पता होगा, मगर मैं दोबारा बता दूं, जब हु एक्टिव में आता है तो आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हो बाय हुम। तो जब आपको पैसिव दे रखा है तो ये हु में कन्वर्ट हो जाएगा, बाय हुम है, ये कन्वर्ट हो गया आपका हु में, हु। फिर आपको चाहिए था V2, तो हु टॉट यू ग्रामर। आगे बात समझ, क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। अब ये मैं सोचना कि यहाँ पे लिखा हो हु यू टॉट ग्रामर, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपका बेसिकली हुआ क्या है कि आप किसी से पूछ रहे हो, ठीक है, आपके बारे में नहीं बताया गया है, सब्जेक्ट के बारे में नहीं, आप किसी से जो पूछ रहे हो, तो जो पैसिव बना है वो पूछने वाले को आगे ले आए हैं, इसलिए यू आगे हो गया। इसलिए हम किसी से पूछ रहे हैं हु टॉट यू ग्रामर, फिर हम इसको इस तरीके से पूछ रहे हैं बाय हुम वॉज ग्रामर टॉट टू यू, किसके द्वारा तुम्हें ग्रामर पढ़ाई गई है, तुम तो एक ही हो ना वो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पर आपको V2 चाहिए था, तो V2 से हमने पकड़ लिया, हु से पकड़ लिया, हु टॉट यू ग्रामर। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो हु के बाद सीधा आपका V2 आ गया। ये चीज ध्यान रखना, हु को हुम पे कन्वर्ट कर देते हैं, ये नहीं कि हु को हु हैड करें, ऐसा नहीं है। हैड क्यों आ जाएगा, वर क्यों आ जाएगा, बिल्कुल गलत है। डिड ही टीच आ गया, अब ये भी सिंपल पास्ट में है। देखो सिंपल पास्ट में जब आपको, जैसे मैं बोलूं, देखो मेरी बात सुनो, मैंने बोला राम प्लेड क्रिकेट, ऐसा समझो, क्या इसमें कोई WH फैमिली दी गई है, हु हुम नहीं ना, तो मैं हु हुम वाला केस ही नहीं लूंगा। बट जब मुझे कोई बोलेगा इसका इंटेरोगेटिव बनाओ, तो मैं सोचूंगा इंटेरोगेटिव के लिए मुझे इसकी छुपी हुई हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, उसकी छुपी हुई हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है, ये आपका V2 है, प्लेड, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसकी छुपी हुई वर्ब होगी डिड, तो मैं ऐसे बोलूंगा डिड, डिड आ गया। इंटेरोगेटिव क्या होता है आपका, हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट, फिर आपका क्या होता है आपका, फिर आगे का जो भी मेन वर्ब होगी वो चलेगी। मतलब हमेशा ध्यान रखना कि इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, ठीक है, थोड़ा सा इन्वर्जन आ जाता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। एसर्टिव सेंटेंस तो नॉर्मल लिखे जाते हैं। तो क्या हो गया, डिड राम, डिड राम, ये आ गया डिड, आपका छुपी हुई हेल्पिंग वर्ब डिड आ गई, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए ना, यहाँ पे छुपी हुई है, तो डिड यहाँ पे आ गई, राम ये आ गया, डिड राम प्ले क्रिकेट, और आपने मार दिया क्वेश्चन मार्क, खत्म हो गया। ये भी ध्यान रखना, इसमें एरर आता है कि डिड यहाँ रख दिया, इधर प्लेड लिख दिया, ऐसा मत करना। जब V2 इधर दे दिए तो इधर V1 रहेगा, इसको आप ऐसे भी आ सकते हो, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका इंटरोगेटिव सिंपल पास्ट का बनाने का फॉर्मूला होता है। बट तब जब आपको हु वो कुछ नहीं दे रखा, यहाँ तो आपको सिंपल सा बताता कि बाय हुम में हमें डिड में तो कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि दे रखा है, तो ये हु में ही कन्वर्ट होगा, ये आंसर, ठीक है। आगे आ जाओ, लास्ट आपका कॉम्प्रिहेंशन है, तो इसे भी खत्म करेंगे, अच्छे से देख लो। कॉम्प्रिहेंशन के लिए पहले पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा करो हमेशा। द थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान फॉर 2017-2031 का जो वाइल्ड एक्शन प्लान है, अंडरलाइन क्या क्या करेगा ये, इंडिया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को ध्यान रखते हुए वॉज अनवील्ड, उसे क्या लाया जाएगा, अनवील करा जाएगा। व्हील मतलब छुपा के रखना, अनवील मतलब रिवील करना, ठीक है। अनवील करा जाएगा कहां पर, कॉन्फ्रेंस में, इधर कॉन्फ्रेंस में करा जाएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। द प्लान रिकॉग्नाइज, क्या क्या होगा उस प्लान में, प्लान एड्रेसेस कंसर्न पर्टेनिंग टू क्लाइमेट चेंज देखा जाएगा, इंपैक्ट और वाइल्ड लाइफ, इन सब के बारे में देखा जाएगा। वैसे आसान से है तो इतना ही देख लेते हैं हम। जब किसी के बारे में बताया जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में इस लोकेशन की बात हो रही है, यहां पर होगा, तो हम वहां पे यूज करते हैं क्या,
फॉर तो एक पर्पस के लिए होता है। क्या कर रहे हो भाई, इसलिए कर रहा हूं। इन मतलब में, टू मतलब कोई डेस्टिनेशन दिखाने के लिए, आई एम गोइंग टू स्टेशन ऐसा। बट यहाँ पे आप लोकेशन की बात करो एग्जैक्ट, तो एट आ गया, एट हो गया। नेक्स्ट, फिर आपका क्या थोड़ा छोटा हो गया, अगली बार से हम थोड़ा सा स्क्रीन में बड़ा कर देंगे इसको, ठीक है। फिर क्या है, द प्लान रिकॉग्नाइजेस, प्लान किसके बारे में बात करता है, किसके बारे में बात रिकॉग्नाइज करता है, किसके बारे में बात करता है और एड्रेस करता है, कंसर्न, जितने कंसर्न है, कंटेनिंग मतलब रिलेटिंग टू क्लाइमेट चेंज और इम्पैक्ट हमारी वाइल्ड लाइफ में। तो प्लान रिकॉग्नाइजेस और बताता है, रिकॉग्नाइजेस टू, इन, फॉर गलत, एंड एड्रेस करता है किस चीज के बारे में, किस चीज के बारे में, यही वाइल्ड लाइफ वगैरह के बारे में। द प्लान डिटेल्स द इंपॉर्टेंस ऑफ, फिर प्लान बताता है इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, और फूड प्रोडक्शन के लिए, हेल्थ के लिए, भाई लोगों के हेल्थ के लिए, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सर्वाइवल, हम लोगों का सर्वाइवल कैसे होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को ऐसा यूज करें कि वो अभी की जनरेशन की भी हेल्प काम आए और फ्यूचर जनरेशन की भी काम आए, ठीक है ना। तो किसके सर्वाइवल की बात हो रही है, जानवरों की नहीं, ह्यूमन सर्वाइवल की बात हो रही है यहाँ पर। ये कॉमन सेंस की बात है, ह्यूमन सर्वाइवल की बात हो रही है, ग्रुप नहीं। स्पीसीज की बात हो रही है, देखो मतलब कोई स्पीसीज की ब्रीड की जान, मतलब कोई ब्रीडिंग की बात नहीं हो रही, ह्यूमन की बात लिख तो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्यूचर जनरेशन के लिए। यही तो हम सोच के बनाएंगे ना भाई, हम अपने लिए तो बना रहे हैं ना, ठीक है। इट ऑल्सो एम्फसाइज प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक क्या एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पीसीज and ecosystem which is direct bearing on our scientific advancement support to millions of rural communities को भी सपोर्ट होगा। तो जेनेटिक किसका ध्यान रखते हुए हम ये सब कर रहे हैं। इट ऑल्सो मीन्स प्रिजर्वेशन ऑफ क्या, जेनेटिक्स क्या, कंफ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, नहीं सेंस दे रहा है, फोकस, जेनेटिक फोकस, रिजेक्शन, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इतनी डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पर, डाइवर्सिटी, एंड सपोर्ट टू मिलियन। द प्लान अंडरस्कोर्स, द प्लान अंडरस्कोर रिहेबिलेशन, किस चीज का रिहेबिलेशन, जो भैया स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज ऐसी है जो अभी एक्सटिंक्ट होने वाली है, थ्रेटेंड है, जो मतलब जिन पे ज़्यादा वो है कि ये जाने वाली है, और थ्रेटेंड है, क्या क्या है, इनलैंड, एक्वेटिक, कोस्टल, मैरीन इकोसिस्टम वाइल कंजर्विंग देयर हैबिटेट्स। भैया सब चीज़ें बन रही है, अब प्रगति होती जा रही है, जो ये स्पीसीज हमारे यहाँ से ख़त्म होती जा रही है। अब समझ लो एग्जाम्पल, कोई एक जगह है, वहाँ तालाब है, वहाँ पे अलग अलग काइंड की स्पीसीज मिलती है जो कहीं नहीं मिलती। अब इंडस्ट्री आई, पैसा बढ़ाने के लिए कैपिटलिस्ट ने वहाँ पर एक फैक्ट्री लगा दी, फैक्ट्री से जो पॉइजनस सब्सटेंस गए उससे वो स्पीसीज का एंड हो गया। अब आप देख रहे हो टाइगर नहीं बच रहे हैं, बाकी स्पीसीज मरे जा रही हैं, फिश नहीं बच रही है डिफरेंट डिफरेंट तरीके की, ठीक है। ये वही कहना चाह रहा है कि उस पर काम करेंगे, और क्या करेंगे, कैसी कैसी स्पीसीज, इक्वेटिक, कोस्टल, गैदरिंग, इकट्ठा करना, काउंटिंग, इंक्लूड, कहानी होगी खत्म। पूरा पढ़े तो बहुत आसान था, ऐसे हम डिटेल में करेंगे। कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना वही मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये वीडियो अच्छे से देख लेना। किसी बच्चे को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर बताना, और कोई भी बच्चे को वोकैबलरी में दिक्कत है, वोकैब कहाँ से करे, ग्रामर कहाँ से करे, और वो हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो वो हम उसे मेंटर कर सकते हैं। अभी हमारा एक मेंटर बैच चल रहा है जिसमें हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, अब यहाँ से पढ़े, ये पढ़ सकते हैं, डेली टास्क दे सकते हैं विद, जिससे कि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, उसका पोटेंशियल का, बच्चे के, चीज़ों की नहीं, ठीक है। तो भाई आप क्या कर सकते हैं, हमें इस नंबर पे हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, 9289609096, इस पे कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइज अच्छे से पढ़ लेना, फिर नेक्स्ट दिन वीडियो आएगी आपकी शिफ्ट 2 की। ऐसी सीरीज हमारी चलती रहेगी, थोड़ा सा वीडियो ध्यान से देखना, नोट जरूर बनाना आप लोग, ठीक है, वो आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा, नोट जरूर बनाना। तो चलिए गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।